और अरब में शांति काल लागू है, लेकिन शांति की आड़ में तैयारी महायुद्ध की हो रही है। अमेरिका का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान की तरफ बढ़ रहा है। डर है अमेरिका ईरान पर सरप्राइज अटैक कर सकता है। तो ईरान ने युद्ध 2.0 के लिए अपनी टारगेट लिस्ट तैयार कर ली है। लिस्ट में टॉप पर सैन्य ठिकाने नहीं बल्कि नागरिक और इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है। रिपोर्ट है कि अगर युद्ध फिर शुरू हुआ तो ईरान हॉर्मुज में बिछी अंडर वाटर सप्लाई केबल काट देगा, जिससे अरब में डिजिटल ब्लैकआउट का वो दौर शुरू होगा जो मध्य पूर्व की व्यवस्था को चौपट कर देगा। ईरान की रणनीति इस बार बेहद अलग रहने वाली। युद्ध के पहले चरण में ईरान ने अमेरिकी दूतावास, मिलिट्री बेस, अमेरिकी कंपनियों के दफ्तर, पावर प्लांट और तेल रिफाइनरियों पर हमले किए, जबकि दूसरे चरण में उसके टारगेट पर वाटर डिसैलिनेशन प्लांट और अरब देशों का डिजिटल वर्ल्ड रहने वाला। फारस की खाड़ी के देशों के कम से कम 7 मुख्य संचार केबल इसी रास्ते से गुजरते हैं, जबकि दुनिया का 97% से ज्यादा इंटरनेट ट्रैफिक समुद्र तल पर बिछे फाइबर ऑप्टिक केबलों के जरिए भेजा जाता है। एक संकरे रास्ते में बड़ी संख्या में इंटरनेट केबलों का होना हॉर्मुज को डिजिटल अर्थव्यवस्था की कमजोर कड़ी बनाता है। और ईरान ने अरब में डिजिटल ब्लैकआउट का प्लान तैयार किया है और यह प्लान पूरा होगा हॉर्मुज में बिछी अंडर वाटर संचार केबल्स को काटकर। दरअसल हॉर्मुज सिर्फ बड़ा तेल चोक पॉइंट ही नहीं है बल्कि अंडर वाटर केबल्स का एक बड़ा केंद्र भी है। इस सकरे समुद्री मार्ग के नीचे 20 से ज्यादा केबल्स होकर गुजरती हैं, जिससे दुनिया का करीब 17 से 30% इंटरनेट ट्रैफिक गुजरता है। ये केबल एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व के बीच की डिजिटल कड़ी है, जिन्हें नुकसान पहुंचा तो असर पूरी दुनिया पर नजर आएगा। हालांकि इसका सबसे ज्यादा प्रभाव खाड़ी देशों पर पड़ेगा, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाली ये केबल्स इन देशों की डिजिटल लाइफलाइन है। इंटरनेट के लिए ये देश काफी हद तक इन्हीं केबल पर निर्भर है। बात कतर की करें तो इसका 99% इंटरनेशनल इंटरनेट गल्फ केबल्स पर निर्भर है। इसके अलावा कुवैत भी इंटरनेट के लिए 95% तक इन्हीं केबल्स पर निर्भर है। बहरीन में 95% इंटरनेट ट्रैफिक हॉर्मुज में बिछी केबल से होकर गुजरता है। यूएई की बात करें तो उसकी निर्भरता भी करीब 90% के आसपास है। मध्य पूर्व का सबसे बड़ा देश सऊदी अरब का पूर्वी क्षेत्र इंटरनेट के लिए 85% तक इन्हीं हॉर्मुज से गुजरने वाली केबल पर निर्भर है। ऐसे में इन्हें काटा गया तो अरब में डिजिटल ब्लैकआउट तय है। हॉर्मुज में जो केबल्स लाइन बिछी हैं उनमें 4 सबसे अहम केबल। पहली है फॉल्कन केबल जो 10,300 किलोमीटर लंबी। दूसरी है टीजीएन गल्फ केबल जिसकी लंबाई 4,500 किलोमीटर। जीबीआई ब्रिज केबल 10,000 किलोमीटर लंबी। इसके अलावा IMEWE केबल 12,000 किलोमीटर दूर तक समंदर के नीचे बिछी। ये पूरे खाड़ी क्षेत्र को यूरोप और एशिया से जोड़ती है। इनके जरिए इंटरनेट स्पीड डेटा शेयरिंग की जाती है। अगर हमला हुआ तो अरब देशों का बिजनेस बैंकिंग सेक्टर ठप हो सकता है। केबल काटकर ईरान पेमेंट इंटरफेस और इंटरनेट ब्लॉक कर देगा। और इजरायल को घुटनों पर लाने के लिए ईरान ने खास प्लान तैयार किया है। दरअसल युद्ध के दूसरे चरण में ईरान की तैयारी इजरायल की बिजली और पानी बंद करने की है। यह होगा कैसे, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल इजरायल बिजली के लिए प्राकृतिक गैस पर निर्भर है। इजरायल के 70% से ज्यादा बिजली प्लांट प्राकृतिक गैस से चलते हैं। इन प्लांट्स के लिए प्राकृतिक गैस का प्रमुख स्रोत लिवायथन और तमार गैस फील्ड है, जो भूमध्य सागर से बना गैस प्लेटफॉर्म है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से इन्हें निशाना बनाया तो गैस की सप्लाई कट जाएगी और बिजली प्लांट बंद हो जाएंगे। इजरायल की बिजली कटी तो वाटर डिसैलिनेशन प्लांट बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये डिसैलिनेशन प्लांट बिजली से ही चलते हैं। इजरायल पीने के पानी के लिए इन प्लांट्स पर 60 से 80% तक निर्भर है। बिजली रुकी तो प्लांट पूरी तरह से ठप हो जाएंगे और इजरायल में पीने के पानी का बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। और हॉर्मुज की लहरों पर महासंग्राम का दूसरा दौर सवार होने वाला है। ट्रंप अपनी साख को बचाने के लिए हॉर्मुज पर कंट्रोल करने के लिए कभी भी युद्ध विराम तोड़ सकते हैं। ईरान का दावा है कि 7 से ज्यादा शहरों में रहस्यमयी विस्फोट के पीछे अमेरिका है, जिसका बदला लेने के लिए ईरान भी अब हमला कर सकता है। जबकि अमेरिका की तरफ से संकेत मिला है कि वो हॉर्मुज से सी माइंस हटाने का ऑपरेशन शुरू करने वाला है। इस वजह से ईरान ने युद्धपोत की तैनाती बढ़ा दी है और निगरानी के लिए सर्विलांस ड्रोन लगा दिए, जिससे हॉर्मुज फिर से धधक सकता है। इस बार अमेरिका ने जो प्लान बनाया है उसमें 3 स्तर पर ऑपरेशन किया जाएगा। पहले स्तर पर सी माइंस हटाने के लिए माइन स्वीपर बुलाए गए हैं, जिसके लिए ब्रिटेन मदद कर रहा है। जबकि दूसरे स्तर पर वो खर्ग जैसे आइलैंड पर कब्जा करके ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है। इसके अलावा तीसरे स्तर पर ईरान के द्वीपों पर कब्जा करेगा, जहां मौजूद ईरान के खुफिया ठिकानों को ध्वस्त कर देगा।
व्हाइट हाउस ने कहा है हॉर्मुज में ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी जारी रहेगा, जबकि ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज को बाहुबल से नहीं खुलवाया जा सकता है। अमेरिका जल्द ही हॉर्मुज स्ट्रेट से सी माइंस हटाने का ऑपरेशन शुरू कर सकता है। इसके लिए पेंटागन ने ब्लूप्रिंट बना लिया है। कई नेटो देश भी इस ऑपरेशन में शामिल हो सकते हैं। 3 चरणों में यह ऑपरेशन किया जा सकता है। पहले चरण में सी माइंस के पास सेफ पैसेज बनाया जाएगा, जिससे माइन स्वीपर शिप हॉर्मुज में सी माइंस के साथ पहुंच जाए। इस दौरान सैटेलाइट से निगरानी की जाएगी। दूसरे चरण में हॉर्मुज क्लीनिंग की तैयारी है, जिसमें युद्धपोत से सी माइंस एरिया को घेरा जाएगा और फिर सी माइंस डिटेक्ट की जाएंगी, जिससे उन्हें नष्ट किया जा सके। तीसरे चरण में माइंस को नष्ट करने का ऑपरेशन शुरू होगा। इसके लिए सोनार तकनीक का इस्तेमाल होगा। सी ड्रोन या टॉर्पीडो का इस्तेमाल करके सभी सी माइंस को ध्वस्त किया जाएगा। ईरान ने ओमान के मसंदम द्वीप से लेकर लारक द्वीप तक, फिर हॉर्मुज द्वीप और आगे बंदर अब्बास पोर्ट तक सी माइंस लगाई है, यानी हॉर्मुज को पूरा सी माइन से पाट दिया है। खास बात यह कि अगर ईरान मंजूरी देता है तो किसी भी टैंकर के लिए सी माइंस शिफ्ट होकर सेफ पैसेज देती है। ईरान के 7 शहरों में विस्फोट हुए। ईरान का दावा है अमेरिका ने युद्ध विराम तोड़ दिया है। जहां विस्फोट हुए हैं उनमें तेहरान है, जहां 5 विस्फोट हुए। इस्फहान में 3 धमाके हुए। कुम में 2 विस्फोट हुए, जबकि करज में 2 धमाके हुए। चितगार में 1 धमाका, शहरयार में 1 धमाका। इसके अलावा कुछ और शहर है जहां विस्फोट हुए हैं, जैसे चितगार जहां पर 1 धमाका, नतांज जहां पर 2 विस्फोट हुए और इन विस्फोटों से ईरान दहल गया और हॉर्मुज में टैंकर वॉर शुरू हो गई। अमेरिका ने ईरान के 31 जहाजों को आगे बढ़ने से रोक दिया तो IRGC ने कमांडो ऑपरेशन करके इजराइल के कार्गो जहाज और तेल टैंकर पर कब्जा कर लिया। ईरान ने धमकी दी है कि अब ईरान की अनुमति के बिना हॉर्मुज से एक भी जहाज का गुजरना असंभव है। ईरान ने कार्गो जहाज और तेल टैंकरों को कब्जे में लेने का वीडियो भी जारी किया है। ईरान की इस कार्रवाई में कौन कौन से टैंकर अब तक पकड़े गए हैं और हॉर्मुज में छिड़ी इस टैंकर वॉर का पूरा गणित क्या है, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। तो हॉर्मुज में एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ ओमान, और इस सकरी समुद्री लेन में अब दुनिया की सबसे खतरनाक टैंकर वॉर शुरू हो चुकी है। यह सिर्फ आवाजाही का रास्ता नहीं रहा, यहां अब आमने सामने हैं ईरान और अमेरिका, और इनके बीच फंसे हैं तेल टैंकर और कार्गो जहाज। ईरान ने 2 बड़े जहाज जब्त किए। इजराइल से जुड़े जहाजों को रोका गया है और दूसरी तरफ अमेरिका दावा कर रहा है कि अब तक 31 जहाजों को इस रास्ते से वापस लौटा दिया गया। ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि मौजूदा हालात में हॉर्मुज को खोलना नामुमकिन है। अब इस टकराव का सबसे बड़ा ट्रिगर यह बन गए 2 विशाल जहाज। इनमें से एक है कार्गो शिप और दूसरा है तेल टैंकर। MSC फ्रांसिस्का कार्गो शिप को ईरान ने इजराइल से जुड़ा जहाज बताया है और एपामिनोडेस एक मेगा टैंकर है जो तेल और केमिकल ले जाता है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड की नौसेना एक खास रणनीति पर काम कर रही। सीधे बड़े युद्धपोतों से भिड़ने के बजाय छोटे, तेज और अचानक हमला करने वाले साधनों का इस्तेमाल कर रही है। हॉर्मुज में IRGC की छोटी स्पीड बोट सबसे घातक बन गई। और अब सवाल है कि यह टैंकर वॉर आखिर लड़ी कैसे जा रही है। ईरान के इस नेवल ऑपरेशन का पूरा गणित समझिए। सबसे पहले होती है निगरानी। ड्रोन, रडार और सैटेलाइट के जरिए हर जहाज की मूवमेंट पर नजर रखी जाती है। कौन कहां से आ रहा है, किस दिशा में जा रहा है, सब कुछ ट्रैक किया जाता है। इसके बाद शुरू होता है घेराव। स्पीड बोट तेजी से टैंकर के आसपास पहुंचती है, चेतावनी फायर होती है और जहाज को रोकने के लिए मजबूर किया जाता है। जैसे ही जहाज रुकता है, अगला कदम होता है कब्जा। कमांडो टीम सीधे जहाज पर उतरती है और कुछ ही मिनटों में पूरे टैंकर को अपने नियंत्रण में ले लिया जाता है। इसके बाद आता है बहाना। कहा जाता है कि जहाज ने अनुमति नहीं ली या फिर सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया, लेकिन असल मकसद इससे कहीं बड़ा है। इससे ईरान रणनीतिक दबाव बना रहा है और दुनिया को दिखा रहा है कि हॉर्मुज पर किसका कब्जा है। यानी साफ है, हॉर्मुज पर नियंत्रण का मतलब है दुनिया पर दबाव, और यही इस टैंकर वॉर की असली ताकत है। अगर कोई अमेरिकी या इजरायली जहाज डूब गया तो सीज फायर होने के बावजूद इसे ईरान की जवाबी सैन्य कार्रवाई माना जाएगा और जंग एक बार फिर छिड़ जाएगी। अगर ईरान की बिछाई गई माइन से किसी और देश के बड़े जहाज को नुकसान हुआ, तब भी उसके बाद के हालात को नियंत्रित करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। दूसरा खतरा है सप्लाई शॉक। हॉर्मुज से गुजरने वाला तेल अगर कुछ दिन और इसी तरह रुका रहता है
तो पूरी दुनिया ऐसे आर्थिक दबाव में आ जाएगी जिसे तोड़ने का एक ही रास्ता बाकी बचेगा, युद्ध। और मिडिल ईस्ट में अभी हालात सामान्य नहीं हुए। अमेरिका की नाकेबंदी और हॉर्मूज पर ईरानी बैरियर का असर दुनिया भर में होने लगा है। इसी बीच पुतिन ने यूरोप पर संकट के बादल और घने कर दिए। ठीक इसी वक्त रूस ने जर्मनी की तेल सप्लाई काट दी है। पुतिन का यह एक्शन यूरोपियन यूनियन और नेटो देशों के खिलाफ उकसावे की कार्रवाई है, जिससे निपटने के लिए नेटो देश भी तैयार है। देखिए, रूस इस कदम से जर्मनी पर आर्थिक दबाव बढ़ाना चाहता है। कजाकिस्तान से तेल सप्लाई बंद होते ही जर्मनी में ईंधन संकट हो जाएगा। जर्मनी पहले ही युद्ध की वजह से अरब से तेल सप्लाई में परेशानी का सामना कर रहा है। अब दुज़बा भी बंद हो जाएगी। दुज़बा यानी मैत्री पाइपलाइन की 2 ब्रांच है, नॉर्दर्न और सदर्न। नॉर्दर्न ब्रांच से बेलारूस, पोलैंड, जर्मनी तक तेल सप्लाई होता है, जबकि सदर्न ब्रांच से यूक्रेन होते हुए हंगरी, स्लोवाकिया को तेल जाता है। इसका मतलब है कि रूस उत्तरी पाइपलाइन को बंद करके जर्मनी को तेल सप्लाई रोक देगा, लेकिन हंगरी, स्लोवाकिया की सप्लाई होती रहेगी। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने रूस से बढ़ते खतरे को देखते हुए एक नई राष्ट्रीय सैन्य रणनीति रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यूरोप पेश की है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से जर्मनी की पहली सैन्य रणनीति है, जिसका मकसद सेना को आधुनिक बनाकर उसका विस्तार करना है। तेज होगी एनर्जी वॉर, नाटो देश जंग के लिए तैयार। ब्रिटिश सरकार को रक्षा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अब बड़े पैमाने पर अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार कर लेना चाहिए। वक्त तेजी से बीत रहा है। रूस की हाइब्रिड गतिविधियों को देखते हुए नाटो भी अलर्ट पर है। इसीलिए फ्रांसीसी राफेल फाइटर जेट लिथुआनियाई एयरबेस पर तैनात किए गए हैं, जो रूसी विमानों पर नजर रखेंगे। और पूरी दुनिया की नजरें हॉर्मूज की आग पर हैं, लेकिन यूरोप में पुतिन के बारूदी इरादे यूक्रेन को तबाह करने पर आमादा है। कुछ घंटे पहले यूक्रेन की धरती फिर दहल उठी है। आसमान से आग बरस रही है, जिससे ज़ेलेंस्की घबरा गए। अब वो पुतिन को कंट्रोल करने के लिए ट्रंप को सामने लाना चाहते हैं और इसके लिए एक बड़ा दांव चल दिया है। अगर नीप्रो जलेगा तो समारा और क्रीमिया भी नहीं बचेंगे। हमारे हमले इसी तरह जारी रहेंगे। और हॉर्मूज के बाद अब ताइवान स्ट्रेट में भी तनाव बढ़ता जा रहा है। ताइवान ने अमेरिका के साथ अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील की है। इसके जवाब में चीन की नेवी ने ताइवान स्ट्रेट में शक्ति प्रदर्शन किया है। दुनिया में सिर्फ एक चीन है, ताइवान उसी का हिस्सा है और एकीकरण होकर रहेगा। ये कोई संभावना नहीं, बल्कि तय नतीजा है। झूठ, सच और गन बोट डिप्लोमेसी के अपने ही खेल में डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह उलझ चुके हैं। दुनिया को समझ नहीं आ रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति सच कब बोलते हैं और झूठ कब। ट्रंप सुबह दावा ठोककर बयान देते हैं और शाम होते होते ईरान ट्रंप को झूठा साबित कर देता है। ट्रंप ने एक बार फिर बयान दिया कि शुक्रवार तक इस्लामाबाद में वार्ता हो सकती है, जिसके कुछ घंटे बाद ईरान ने ट्रंप के बयान को झूठा बताया और किसी भी वार्ता से इनकार कर दिया। अब अरब देश भी ट्रंप के इस रवैये से थक चुके हैं। इन देशों का भरोसा अब अमेरिका से उठ चुका है और नए सहयोगियों की तलाश में चीन और रूस की तरफ देख रहे हैं। अब ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए इंटरव्यू में कहा है कि शुक्रवार तक ईरान के साथ बातचीत संभावित है। आईआरजीसी ने तुरंत कहा कि ट्रंप फिर झूठ बोल रहे हैं। ईरान ने शुक्रवार तक वार्ता पर कोई फैसला नहीं किया है। ट्रंप ने ईरान को वार्ता पर सहमत करने के लिए अनिश्चित काल तक सीज फायर लागू कर दिया। ईरान अभी भी वार्ता पर सहमत नहीं है। ईरान कह रहा है कि अमेरिका को ईरानी जहाजों से नाकाबंदी हटानी होगी। हमने कभी सीज फायर की मांग नहीं की, हमें उसकी जरूरत ही नहीं। अब अमेरिका उस फंदे से निकलने का रास्ता तलाश रहा है जिसमें वो जानबूझकर कूदा था। इसके साथ ही ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कहा है कि अमेरिका की नाकाबंदी, धमकियां और प्रतिबद्धताओं को बार बार तोड़ना ही वार्ता में बाधा का कारण है। ईरान ट्रंप के अप्रत्याशित बर्ताव पर भरोसा नहीं करता। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के एसोसिएट डीन प्रोफेसर मोहसिन रजा खान की रिपोर्ट है कि अमेरिका पर भरोसा कम होने से सऊदी अरब सुरक्षा के लिए चीन और तुर्की की ओर देख रहा है। चीन एयर डिफेंस और तुर्की एयर ड्रोन तकनीक में सऊदी अरब को मदद दे सकता है। सऊदी अरब मान रहा है कि अमेरिकी नीति में इजरायली हितों को प्राथमिकता देना है, इसलिए युद्ध शुरू किया गया जिसका नुकसान पूरे क्षेत्र को उठाना पड़ा। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के दौरान सऊदी अरब को महसूस हुआ कि अमेरिका उसकी सुरक्षा नहीं कर पाएगा।
चीन तुर्की के संबंध ईरान के साथ बेहतर हैं और उनसे गठबंधन करना ईरान से सुरक्षा दिला सकता है। सऊदी अरब अब चीन से आधुनिक हथियार और तकनीकी सुरक्षा चाहता है। तुर्की के बायरख्तार जैसे ड्रोन्स ने यूक्रेन युद्ध में ईरानी ड्रोन्स का सामना किया है। सऊदी अरब अपनी रक्षा जरूरतों के लिए तुर्की की तकनीक पर निर्भरता बढ़ा रहा है। अगर खाड़ी देश सुरक्षा के लिए चीन की ओर जाते हैं तो तेल का व्यापार युआन में करना शुरू कर सकते हैं, जो अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व के लिए घातक होगा।